एंड वेलकम टू दी लेक्चर। चलें स्टार्ट करते हैं 3D की अंडरस्टैंडिंग से। व्हाट इज 3D? सबसे पहले तो हमारे जहन में ये सवाल आता है कि 3D क्या होता है। 3D का मतलब है 3 डायमेंशंस, जो कि x, y और z होते हैं। x का मतलब विड्थ, y का मतलब हाइट और z का मतलब डेप्थ लिया जाता है। जो हम हकीकी दुनिया में अपनी आंखों से देख सकते हो वो 3D ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, क्योंकि वो 3 डायमेंशंस बेस्ड होती हैं। जैसा कि आपका सेलफोन, जिसकी हाइट होती है, लेंथ होती है और थिकनेस यानी कि डेप्थ होती है। 3D को समझने के लिए 2D का भी समझना ज़रूरी है। चलें बात करते हैं 2D एंड 3D की। जैसे 3D 3 डायमेंशनल होता है, बिल्कुल इसी तरह 2D 2 डायमेंशनल होता है। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ Z यानी डेप्थ का होता है। 2D और 3D की जो कंपैरिजन विंडो आप देख रहे हैं, जिसमें आपके राइट पे 3D है और जो मिड में है वो 2D है, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ Z यानी डेप्थ का फ़र्क है। अगर हम 3D के अंदर से Z को निकाल दें, इरेज कर दें, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ एक 2D ऑब्जेक्ट रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें, ये भी सिर्फ 2 एक्सेस हैं, एक्स और वाई, और यहाँ 2D में भी सिर्फ 2 ही एक्सेस आपको देखने को मिलेंगे, एक्स और वाई। इसी तरह से हमारे जितने भी शेप्स हैं वो सब के सब 2D कहलाते हैं, क्योंकि शेप्स का मतलब ये होता है कि आपने जस्ट सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को जस्टिफाई करना होता है कि वो शेप स्क्वायर है, सर्किल है या रेक्टेंगल है या व्हाटएवर लाइन है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट की फॉर्म को देखते हैं तो उस फॉर्म से हम उस शेप को ड्राइव करते हैं। जैसे 3D 3 डायमेंशनल होता है, बिल्कुल इसी तरह 2D 2 डायमेंशनल होता है। इन दोनों में फर्क सिर्फ Z यानी डेप्थ का होता है। इसको हम थोड़ी एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, जिसमें आपके राइट पे एक 3D इमेज है और आपके लेफ्ट पे एक 2D इमेज है। जो 3D इमेज आप देख रहे हैं वो क्योंकि एक सॉफ्टवेयर से 3D वर्ल्ड के अंदर क्रिएट की गई है, इसलिए उसके अंदर आपको प्रॉपर डेप्थ फील होगी। और जैसे कि 2D इमेज जो कि आपके लेफ्ट पे मौजूद है, उसमें आपको एक फ्लैटनेस फील होगी और उसमें आपको डेप्थ नजर नहीं आएगी, क्योंकि 3D इमेज एक 3D सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए बनाई गई है, इसीलिए उसके अंदर आपको डेप्थ नजर आएगी। मिसाल के तौर पे अगर आप फेस का ये एरिया अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको एक डेप्थ फील होगी। और 2D इमेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखें, आपको बिल्कुल फ्लैट एरिया नजर आएगा। इसी तरह से जितनी भी एग्जांपल्स आप आगे देखेंगे उन सब में आपको डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, एक 3D क्रिएटेड इमेज के अंदर और एक 2D इमेज के अंदर। आप इसमें देख सकते हैं बहुत वाज़ेह फर्क मौजूद है एक 2D और 3D का। यहाँ पर मैं आपको ये बात वाज़ेह कर दूं कि तमाम की तमाम इमेजेस 2D हैं, मगर कुछ इमेजेस 3D सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हुए बनाई गई हैं, इसीलिए उन इमेजेस के अंदर आपको 3D फील आएगी। ये मैं आपको 3D की अंडरस्टैंडिंग देने के लिए दिखा रहा हूँ। इन इमेजेस को देखने के बाद हम 3D वर्क स्पेस में जाके 3D को समझेंगे। चलें चलते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि माया किस तरह से काम करता है, और इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले माया का इंटरफेस समझना जरूरी है। चलें स्टार्ट करते हैं माया के इंटरफेस की तरफ। वेलकम टू द लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द माया इंटरफेस। आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हम माया कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, क्योंकि माया का जो हम वर्जन यूज़ करेंगे वो होगा माया 2020, और हम डाउनलोड करेंगे ऑटोडेस्क की साइट से, जो कि स्टूडेंट वर्जन ऑटोडेस्क ऑफर करता है 3 साल के लाइसेंस के ऊपर। आप सबसे पहले तो अपना जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं आप उसको ओपन करें और autodesk.com पे आप ब्राउज करें। सबसे पहले स्क्रॉल डाउन कर लें, आप सबसे नीचे देखेंगे सपोर्ट एंड लर्निंग का एक लिंक होगा। उस लिंक के नीचे आप देखेंगे स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स, इसको आप क्लिक कर लें। लिंक ओपन हो जाएगा आपके पास। बिल्कुल सामने ही आपके पास डाउनलोड फ्री सॉफ्टवेयर का एक ऑप्शन आ रहा होगा, इसके नीचे स्टार्ट नाउ का एक लिंक है, उसको क्लिक करें। जब न्यू पेज ओपन हो जाएगा तो उसके अंदर आप देखेंगे कि आपके पास ऑटोडेस्क की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सामने आ रही होंगी, जिसमें से हमें जो सेलेक्ट करनी है वो है माया। नेक्स्ट पेज ओपन होगा तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपसे आईडी मांग रहा है। अगर आप ऑलरेडी ऑटोडेस्क की आईडी आपके पास मौजूद है तो आप उसको साइन इन कर लें, अदरवाइज आप साइन अप कर लें, न्यू अकाउंट क्रिएट कर लें। जैसे ही आप न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे या आप ऑलरेडी ऑटोडेस्क की आईडी अगर आपके पास मौजूद है
तो उसको साइन इन करने के बाद इसका डाउनलोड का लिंक आपको आ जाएगा। आई थिंक डाउनलोड का लिंक आपको ईमेल पे रिसीव होगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। सिंपल आप इसको इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद जब आप माया को फर्स्ट टाइम रन करेंगे तो आपके पास डिफ़ॉल्ट जो वर्क स्पेस होगा या जो माया का इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरह से होगा जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं अभी। तो चलें स्टार्ट करते हैं माया के इंटरफेस के हवाले से। सबसे पहले तो आपको लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आप देखेंगे कि आपके पास जो मेन मेन्यू है वो फाइल एडिट क्रिएट और इस तरीके से इन दी एंड हेल्प के ऊपर एंड हो रहा है। ये मेन मेन्यू इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि ये मेन्यू जो है फाइल एडिट, ये आपको तकरीबन हर सॉफ्टवेयर में देखने को मिलेगा। फाइल के अंदर आपको वही कॉमन कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जैसे ओपन, सेव, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, और एडिट में भी सेम इसी तरीके से जो एडिट के मेन फंक्शंस होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन डेफिनेटली माया एक 3D पैकेज टूल है, तो इसमें एडिट के जो ऑप्शन है उसके अंदर कुछ चीज़ें बहुत कॉमन है और कुछ माया के अपने हिसाब से चीज़ें चल रही हैं जैसे डुप्लीकेट्स वगैरह, ग्रुपिंग वगैरह। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको मॉडलिंग का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा जिसको आप क्लिक करेंगे अगर तो उसमें रिगिंग, एनिमेशन, इफेक्ट्स आपको नज़र आएगा। ये जो टूल बार है बेसिकली ये आपकी स्टेटस लाइन कहलाती है। इसके नीचे आप देखेंगे आपको कर्व सरफेसेस, पॉली मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, रिगिंग, एनिमेशन, रेंडरिंग, इफेक्ट्स, ये आपका शेल्फ्स कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम कस्टमाइज़ करते हैं कुछ चीज़ों को, जैसे कस्टम का जो शेल्फ है ये अभी आपको खाली नज़र आ रहा है। कस्टम का जो शेल्फ है इसको हम अपने वर्क फ्लो के हिसाब से अरेंज करेंगे। इसमें अपने कुछ कस्टम टूल्स ऐड करेंगे जो कि हम फ्रिक्वेंट यूज़ करते हैं। इससे नीचे आ जाएं, अगर आप लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक टूल बार है, मेन टूल बार हम इसको कह सकते हैं, जिसमें हमारे मूव और रोटेट टूल हैं, सिलेक्शन टूल्स हैं। बिल्कुल सेंटर में जो आप ये एरिया देख रहे हैं ये हमारा व्यू पोर्ट है। यहाँ पे आप अपने मेन 3D एक्शंस परफॉर्म करेंगे, जैसे आप कोई मॉडल कर रहे हैं या आप एनिमेशन कर रहे हैं या आप लाइटिंग वगैरह कर रहे हैं, टेक्सचरिंग कर रहे हैं इवन, तो वो सारे के सारे एक्शन यहाँ परफॉर्म किए जाते हैं। इसको हम व्यू पोर्ट कहते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये मॉडलिंग टूल किट है। इसके नीचे एट्रीब्यूट एडिटर, उसके नीचे चैनल बॉक्स। चैनल बॉक्स के अंदर आपके पास एक डिवीजन है जिसमें नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लेयर एडिटर है। डिस्प्ले और एनिमेशन, यानी कि हमारे पास डिस्प्ले लेयर्स अलग हैं और एनिमेशन लेयर्स अलग हैं। डिस्प्ले लेयर्स और एनिमेशन लेयर्स का मैं आपको आगे काम बताऊंगा कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। बॉटम पे आप देखेंगे कि हमारे पास ये एक टाइम स्लाइडर मौजूद है। ये एनिमेशन में हम इसको यूज़ करेंगे। टाइम स्लाइडर के नीचे रेंज स्लाइडर है, ये भी डेफिनेटली एनिमेशन के स्टफ के लिए यूज़ होता है। उसके नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास एक कमांड लाइन बेसिकली क्या होती है, अगर आप इसके एक्सट्रीम राइट पे आ जाएं तो इसका जो वाइट बॉक्स है इसको हम क्लिक करेंगे तो ये स्क्रिप्ट एडिटर ओपन कर देगा। यहाँ पर हम कस्टम स्क्रिप्ट्स यूज़ करते हैं। इवन कस्टम स्क्रिप्ट्स के अलावा आप माया की अपनी परचेज स्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होती हैं। इसके नीचे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक हेल्पलाइन बार है। हेल्पलाइन बार का काम ये होता है कि जो एक्शन हम परफॉर्म कर रहे होंगे व्यू पोर्ट के अंदर उसका स्टेटस आपको यहाँ पे शो करता रहेगा। जैसे अगर हम कोई इमेज रेंडर कर रहे हैं तो उस रेंडरिंग का जो प्रोसेस होगा, लाइक अगर वो 30% रेंडर हो गई है, 50% रेंडर हो गई है, तो उसका प्रोसेस यहाँ पे आपको शो करेगा। इसी तरह से आप एनिमेशन या सिमुलेशन अगर आप कोई कर रहे हैं तो उसकी जो भी प्रोसेसिंग होगी वो यहाँ पे आपको शो कर रही होगी। तो ये था माया का एक बेसिक इंटरफेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे कि माया के अंदर हम किस तरह से प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं, फाइल सेव करते हैं और माया की फाइल टाइप्स कितनी हैं। वेलकम टू द लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है सेटिंग अप फाइल्स एंड माया प्रोजेक्ट्स। माया अपनी एक अलग प्रोजेक्ट हिरार्की क्रिएट करता है क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स इतने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क ड्राइव्स होती हैं जहाँ से हम टेक्सचर्स क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ से हम टेक्सचर्स कॉल कर रहे हैं, कहीं से हम कोई दूसरी कैशे कॉल कर रहे हैं, कहीं से हम कोई एसेट रेफरेंस करवा रहे हैं। तो माया इन सब की इंफॉर्मेशन एक प्रोजेक्ट के अंदर सेव रखता है जिससे फाइल या प्रोजेक्ट हैंडल करना ईजी होता है। आइए इसको देखते हैं कि किस तरह से माया के अंदर प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। फाइल मेन्यू के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट विंडो नज़र आएगी, इसको क्लिक करें, आपके पास प्रोजेक्ट विंडो ओपन हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है करंट प्रोजेक्ट। करंट प्रोजेक्ट में ये वो प्रोजेक्ट नेम है
जो कि बाय डिफ़ॉल्ट माया ने उठाया है। जो लास्ट मेरा सेव था वो उसने डेफ़िनेटली उठाया है। इसके नीचे लोकेशन है, ये वो लोकेशन है जो आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर, जो लोकल ड्राइव है आपके पास, उसके अंदर आपने कहीं पे सेव की हुई है। देन उसके नीचे सीन्स का फ़ोल्डर बना हुआ है, टेम्पलेट्स, इमेजेस, सोर्स इमेजेस। यहाँ ये आपको साथ साथ बताता चलूँ कि सीन्स जो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, सीन्स का मतलब माया फाइल्स होती हैं, क्योंकि माया अपनी फाइल्स को माया सीन्स कहता है। तो हम यहाँ पे सीन्स को ही फॉलो करेंगे। सीन्स के फोल्डर के अंदर सिर्फ माया फाइल्स ही हम रखेंगे, या हम प्लेस करेंगे, या हम फाइल सेव करवाएंगे। इमेजेस के अंदर हम रेंडर्स यूजुअली सेव करते हैं। सोर्स इमेजेस में वो तमाम टेक्सचर्स जो कि हम कहीं ना कहीं प्लग कर रहे होते हैं अपने सीन फाइल के अंदर, वो हम सोर्स इमेजेस में पेस्ट करते हैं। इसी तरह से क्लिप्स हैं, साउंड्स हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, मूवीज़ और ऑटो सेव वगैरह। कस्टम प्रोजेक्ट सेट करने के लिए हम यहाँ से न्यू को क्लिक करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा रीनेम करना। मैं यहाँ पे कोई रीनेम कर लेता हूँ, करंट प्रोजेक्ट, इंट्रोडक्शन टू माया 2020। लोकेशन मैं सेट कर लेता हूँ, ये ब्राउज करवा लूँगा यहाँ से मैं लोकेशन। ठीक है, फोल्डर आपने ओपन कर लिया। फोल्डर ओपन करके आप इसको फोल्डर सेलेक्ट कर लें, तो इसने यहाँ पे लोकेशन सेट कर ली अपनी। ठीक है, जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूँगा तो ये फोल्डर वहाँ पे जिस जगह पे आपने ब्राउज किया होगा वहाँ पे हायरार्की क्रिएट कर देगा। देखिए ये वो लोकेशन है जहाँ पे मैंने माया पे सेट की थी प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। इसके नीचे देखें ये आपको फोल्डर नज़र आ रहा है, इसको हम ओपन करते हैं तो ये वो फोल्डर्स हैं सारे जो कि अभी हमने माया के अंदर से प्रोजेक्ट सेट किए हैं। अगर मैं कोई फाइल ओपन करना चाहूँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि फाइल के अंदर से जाके मैं ओपन कर लूँ, या मेरे पास ये जो सामने स्टेटस लाइन के अंदर जो थर्ड ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसको मैं क्लिक करूँगा। आपको कोई भी ऑप्शन के बारे में जानना हो कि ये ऑप्शन किस चीज़ के बारे में है या ये टूल किस बारे में, तो जस्ट आप उस पर माउस या कर्सर अपना होवर कर लें तो वो आपको उसकी टूल टिप दे देगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा न्यू सीन, सेकंड है हमारा ओपन सीन, थर्ड है हमारा सेव सीन। तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो देखें आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो लोकेशन आएगी, आपका वो प्रोजेक्ट जो आपने अभी थोड़ी देर पहले सेट किया है उसके अंदर डायरेक्ट ये सीन्स के अंदर से रख के फाइल आपकी ओपन कर रहा है। अभी तक हमने कोई फाइल यहाँ पे सेव नहीं करवाई है, जिसकी वजह से ये फोल्डर हमारे पास एम्प्टी है। बट जब हम ओपन करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा प्रोजेक्ट सेट हुआ होगा, हम वहाँ से इसकी कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स की आप लोकेशन देख सकते हैं। करंट प्रोजेक्ट के नीचे देखें आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट है माया का, जब आप माया इंस्टॉल करते हैं तो उसका जो डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट होता है वो प्रोजेक्ट आपका बाय डिफ़ॉल्ट सी यूज़र, जो भी यूज़र नेम है आपका, देन डॉक्यूमेंट्स, देन माया, देन उसके अंदर प्रोजेक्ट्स और डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो वहाँ से हम चेंज करके अपना एक नया जो कस्टम प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है हम वहाँ अपनी फ़ाइल सेव करेंगे। आप एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट सेट कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, आप उस पर काम कर सकते हैं। हम एक डमी फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसको हम सेव कर लेंगे। ठीक है, लेट सपोज अभी हमने एक डमी फाइल क्रिएट कर ली, हम इसको सेव करते हैं। मैं जस्ट इसके ऊपर सेव बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो देखें बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा प्रोजेक्ट सेट हुआ है उसके सीन के फोल्डर के अंदर ये मेरी फाइल सेव करेगा। जैसे ही हमने फाइल सेव की तो आपने देखा होगा कि हमारे पास यहाँ पे कोई टेक्स्ट आया था जो कि फाइल इंफॉर्मेशन आई थी कि सेव किस लोकेशन में हुई है, जो कि अब यहाँ से जा चुकी है। तो उसको हमें दोबारा रिव्यू करने के लिए, देखने के लिए, ये जो हमारी कमांड लाइन है इसका मैंने आपको बताया था कि स्क्रिप्ट राइटर हम ओपन करेंगे। ये जो बटन है ये स्क्रिप्ट राइटर का बटन है, इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो जो ऑप्शंस हम व्यू पोर्ट में परफॉर्म कर रहे हैं उसकी सबकी डिटेल वो यहाँ पे शो करेगा। हमने जो फाइल सेव की है अभी थोड़ी देर पहले, उस फाइल की इंफॉर्मेशन उसने हमें बताई है कि इस जगह पे सेव किया। अब आप देखें कि इसका जो एक्सटेंशन है माया का
वो .mb आ रहा है। .mb का मतलब माया बाइनरी। इसके अलावा माया का एक दूसरा जो एक्सटेंशन होता है वो होता है माया ASCII। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो माया बाइनरी एक्सटेंशन है वो कंप्रेस्ड फाइल होती है और जो माया ASCII फाइल है वो अनकम्प्रेस्ड फाइल होती है। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से हम माया प्रोजेक्ट सेट करते हैं और किस तरह से हम फाइल सेव और ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा नेविगेटिंग दी माया वर्क स्पेस पे, सो स्टे ट्यून। आज का हमारा लेक्चर होगा माया वर्क स्पेस के ऊपर। आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में माया के इंटरफेस को एक्सप्लोर किया था, आज हम मज़ीद माया का वर्क स्पेस एक्सप्लोर करेंगे। इंटरफेस के अंदर एक चीज़ होती है वर्क स्पेस, जो कि डिफ़ॉल्ट ऑटोडेस्क की तरफ से कुछ प्रीसेट्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स के लिए मुख्तलिफ किस्म के वर्क स्पेसेस बना के ऑटोडेस्क प्रोवाइड करता है। आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं। राइट टॉप साइड पे आप देखेंगे वर्क स्पेस का एक बटन है। इसके आगे अगर आप देखेंगे तो माया क्लासिक लिखा हुआ है। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको काफी सारे वर्क स्पेसेस प्रीसेट्स की शक्ल में बने हुए आपको नजर आ जाएंगे, जिसमें मॉडलिंग स्टैंडर्ड, मॉडलिंग एक्सपर्ट, स्कल्पटिंग, पोज स्कल्पटिंग, यूवी एडिटिंग, एक्सजेन इंटरैक्टिव वगैरह वगैरह शामिल है। अगर हम मॉडलिंग स्टैंडर्ड को क्लिक करते हैं तो देखेंगे कि हमारी जो माया की वर्क स्पेस है वो चेंज हो जाएगी और जो प्रीसेट ये हमने चेंज किया है मॉडलिंग स्टैंडर्ड का, इसके ऊपर ये चेंज हो जाएगा। मॉडलिंग स्टैंडर्ड के अलावा अगर हम एक्सपर्ट करते हैं तो एक्सपर्ट में देखेंगे तो माया की टूल्स भी अगर आप देखेंगे हाइड हो चुके हैं, माया के शेल्व्स हाइड हो चुके हैं और जो स्टेटस लाइन थी वो भी हाइड हो चुकी है। इवन इसके के चैनल बॉक्स, लेयर एडिटर भी हाइड हो चुका है और टाइम स्लाइडर, रेंज स्लाइडर वगैरह भी हाइड हो चुके हैं। इसी तरह से अगर हम इसको एनिमेशन पे क्लिक करते हैं तो देखें एनिमेशन में आउटलाइनर शो हो गया है, ग्राफ एडिटर शो हो चुका है, टाइमलाइन एडिटर शो हो चुका है और रेंज स्लाइडर भी शो हो चुका है। ठीक है, ऐसा क्यों है? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जितने भी वर्क स्पेसेस ऑटोडेस्क ने प्रीसेट बना के हमें दिए हैं, इनका मकसद ये है कि अगर कोई बंदा एनिमेशन कर रहा है तो एनिमेशन के प्रीसेट पे अगर वो क्लिक करता है तो उसका जो माया का वर्क स्पेस है वो सिर्फ उन्हीं फीचर्स को इनेबल कर देगा जो कि उसकी एनिमेशन में हेल्प करेंगे। अगर कोई बंदा मॉडलर है तो वो सिर्फ अपनी मॉडलिंग वाली ही स्किल्स को या मॉडलिंग वाले ही ऑप्शंस को यूज़ करेगा। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि नीचे टाइमलाइन होनी चाहिए या साइड में कोई और ऑप्शंस होने चाहिए एनिमेशन से रिलेटेड। तो ये प्रीसेट्स आपको बड़ी हेल्प करते हैं कि आप अपने स्क्रीन स्पेस को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया आप अपने काम में यूटिलाइज कर सकें। इसी तरीके से और मज़ीद आपको प्रीसेट्स देखने में मिलेंगे। हम अपना प्रीसेट वापस माया क्लासिक पे शिफ्ट कर लेते हैं। माया क्लासिक एक ऐसा प्रीसेट है जिसमें बेसिक तमाम चीज़ें ओपन होती हैं, जिसमें हमारा आउटलाइनर, चैनल बॉक्स, एट्रीब्यूट एडिटर वगैरह शामिल हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से माया के प्रीसेट को कस्टमाइज कर सकते हैं और एक अपना नया प्रीसेट बना के प्रीसेट की लिस्ट में सेव करवा सकते हैं। कस्टमाइजिंग द इंटरफेस। आज का हमारा लेक्चर बेस करता है इंटरफेस कस्टमाइजेशन पे। जैसा कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था कि माया के अपने कितने वर्क स्पेसेस मौजूद हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट माया के अंदर बिल्ट इन होते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम माया के इंटरफेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या हम ये भी कर सकते हैं कि किसी एक इंटरफेस को सेलेक्ट करके उसके अंदर एडिट करके हम अपनी कुछ कस्टमाइजेशन करें और उसको फिर सेव करवा दें ताकि हम उसको फ्यूचर में अपने वर्कफ्लो के अंदर यूज़ कर सकें। तो चलें हम सेलेक्ट करते हैं अपना कोई इंटरफेस। जैसे हम वर्क स्पेस में मौजूद हैं इस वक्त माया क्लासिक के अंदर, क्लिक करते हैं इसको तो यहाँ पर हमारे पास जो बिल्ट इन प्रीसेट्स मौजूद हैं वर्क स्पेस के, उसमें से हम सेलेक्ट कर लेते हैं मॉडलिंग स्टैंडर्ड। आप देख सकते हैं कि माया का जो इंटरफेस है वो कितना बेसिक हो चुका है और
काफ़ी सारे ऑप्शंस जो कि हम पहले देख रहे थे अपनी स्क्रीन पे वो सब ऑफ हो चुके हैं या डिसेबल हो चुके हैं। तो हम अपने हिसाब से एक इंटरफेस डिज़ाइन करेंगे कि जो हमें सूटेबल हो और हमारे काम के लिए मुफीद साबित हो सके। हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो चीज़ें हमारी स्क्रीन में मौजूद थी पहले, जैसे टाइम स्लाइडर, रेंज स्लाइडर, चैनल बॉक्स या एट्रीब्यूट एडिटर, वो हम कहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो ये जितने भी एलिमेंट्स आप माया के देख रहे हैं, रेंज स्लाइडर, टाइम स्लाइडर, शेल्व्स हो गए या स्टेटस लाइन हो गई, ये सब माया के यूआई एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनको ऑफ या ऑन करने के लिए या शो करने के लिए हम विंडोज़ में जाएंगे। यूआई एलिमेंट्स के अंदर आप देख सकते हैं, मैं इसको टेयर ऑफ कर लेता हूँ। यूआई एलिमेंट्स के अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमारी स्टेटस लाइन, शेल्फ, टाइम स्लाइडर, रेंज स्लाइडर, कमांड लाइन, हेल्प लाइन यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ से सबको हाइड कर सकते हैं, शो ऑल कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं अगर कोई चीज़ ऑफ हो जाए तो। जैसे ही हम टूल बॉक्स को चेक ऑन करेंगे या इस पर हम चेक लगाएंगे, टूल बॉक्स हमारा विजिबल हो गया। ठीक है, हम इसको स्टैक करने की कोशिश करेंगे किसी भी विंडो के अंदर, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी ये स्टैक नहीं हो पा रहा है। उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो माया का जो इंटरफेस है, जो यूआई है, उसके अंदर भी एक ऑप्शन होता है लॉक का और अनलॉक का। ठीक है, अगर हम ये देखें कि वर्क स्पेस जहाँ से हमने अपने सेलेक्ट किया था उसके बिल्कुल राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे कि एक छोटा सा लॉक लगा हुआ आ रहा है और वो इनेबल हुआ हुआ है, वो बटन प्रेस हुआ हुआ है ऑलरेडी। इसका मतलब हमारा जो इंटरफेस है वो लॉक्ड है। ठीक है, हम किसी चीज़ को मूव करके स्टैक नहीं कर सकते, हम सिर्फ टेयर ऑफ कर सकते हैं उसको, हम उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। तो उस सूरत में हमें इसको अनलॉक करना पड़ेगा। सिंपल प्रेस करें बटन को, ये हमारा जो यूआई एलिमेंट्स है सारे ये सब अनलॉक हो गए। अब आप किसी भी चीज़ को अगर आप ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि वो कहीं पर भी स्टैक हो सकती है। इवन मैं अगर इसको टॉप पे स्टैक करना चाहूँ या मैं इसको बॉटम पे स्टैक करना चाहूँ तो ये हर जगह पे इजीली प्लेस हो सकता है। ठीक है, मज़ीद ये कि हमें अपना चैनल बॉक्स और एट्रीब्यूट एडिटर रिस्टोर करना है, वापस उसको इनेबल करना है अपनी स्क्रीन स्पेस के ऊपर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वर्क स्पेस के नीचे कुछ बटन्स हैं। हम एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करते हैं, इसको होवर करते हैं अगर कर्सर, तो देखें नीचे जो आपकी हेल्प लाइन है वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है टूगल दी चैनल बॉक्स स्लैश लेयर एडिटर ऑन ऑफ। सेकेंड बटन को चेक करते हैं तो लिखा हुआ है टूगल दी टूल सेटिंग्स ऑन ऑफ। देन अगेन नेक्स्ट बटन टूगल दी एट्रीब्यूट एडिटर ऑन ऑफ, देन टूगल दी कैरेक्टर कंट्रोल्स और फर्दर मोर मॉडलिंग टूल किट। तो हमें अगर चैनल बॉक्स को रिस्टोर करना है, लेयर एडिटर को हमें रिस्टोर करना है, तो जस्ट सिंपल हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक विंडो है जो कि अपेयर हो जाएगी और हम इसको अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी स्टैक कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे स्टैक करना चाह रहा हूँ तो मैंने इसको स्टैक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, पहले ही हमारे राइट हैंड साइड पे थी, अब हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे रख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास टूल सेटिंग्स थी जो कि पहले भी मौजूद थी, हम इसको रिव्यू करेंगे टूल सेटिंग्स को। हमें इसको स्टैक करना है, मैं चाह रहा हूँ कि चैनल बॉक्स के साथ ना हो और मैं कहीं डिफरेंट सेपरेट कर दूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया इसके बिल्कुल बराबर में। देन अगेन इसका जो वेरी नेक्स्ट बटन है वो है मेरे पास एट्रीब्यूट एडिटर का, मैं उसको क्लिक करता हूँ, अगेन एक विंडो अपेयर हो जाएगी। देन उसको मैं लगाना चाह रहा हूँ अपने राइट हैंड साइड पे, तो वो मेरे पास स्टैक हो गया। ठीक है, अब ये सारी विंडो स्टैक हो गई, लेकिन इसकी वजह से क्या एक इशू हो रहा है मुझे, वो ये कि मेरा जो व्यू पोर्ट है वो बहुत ही छोटा रह गया है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे काम करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो उस सूरत में हम ये कर सकते हैं कि जो जितनी विंडोज़ हमने अभी, जितने एट्रीब्यूट एडिटर्स हमने अभी इनेबल किए हुए हैं, इन सब को जस्ट सिंपल क्लिक करेंगे तो ये फोल्ड हो जाएंगे। तो आपका जो मेन व्यू पोर्ट है उसको अगेन एक ब्रीथिंग स्पेस मिल जाएगी, जिससे आपको अपना काम करने में काफ़ी आसानी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप मॉडलिंग कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप नीचे टाइम स्लाइडर या रेंज स्लाइडर को इनेबल रखें, आप इसको सिंपल डिसेबल कर सकते हैं। या तो उसको आप ड्रैग कर लें, टेयर ऑफ कर लें टाइम स्लाइडर को, देन इसको क्रॉस कर दें, या जो इससे पहले हमने बताया था कि विंडोज़ के अंदर यूआई एलिमेंट्स के अंदर से जाके आप सिंपल इसको अनचेक कर दें तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक नया वर्क स्पेस बन चुका है। इसको आप सेव करवा दें ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आपको बार बार इतनी प्रैक्टिस ना करनी पड़े, इतना
टाइम ना आपको उस पर स्पेंड करना पड़े। तो उसका तरीका ये है कि वर्क स्पेस पर आप क्लिक करें। थर्ड लास्ट ऑप्शन है सेव करंट वर्क स्पेस एज। इसको क्लिक करें। जिस नाम से आप सेव करना चाह रहे हैं रीनेम कर लें यहाँ पे। ओके, देन अब ये आपका वर्क स्पेस परमानेंट सेव हो चुका है, जो कि यहाँ पे आपके वर्क स्पेसेस के मेन्यू के अंदर आप देखेंगे आपको जिस नाम से आपने सेव करवाया था उस नाम से आपका वर्क स्पेस मौजूद है। नेक्स्ट लेसन में हम एक्सप्लोर करेंगे पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स। आज का हमारा लेसन है क्रिएटिंग पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स। लेकिन इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना होगा कि हम व्यू पोर्ट को किस तरह से नेविगेट कर सकते हैं। व्यू पोर्ट को नेविगेट करने के लिए 3 मेन कंट्रोल्स होते हैं। सबसे पहला होता है टम्बल, सेकंड होता है ट्रैक और थर्ड होता है डॉली। ठीक है, सबसे पहले टम्बल होता है जो कि जिसके थ्रू आप अपने व्यू पोर्ट को रोटेट कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट के अराउंड देख सकते हैं। टम्बल का एक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको ऑल्ट की प्रेस करनी पड़ेगी और होल्ड रखनी पड़ेगी। देन आप अपने लेफ़्ट क्लिक को प्रेस एंड होल्ड करेंगे। जैसे ही आप प्रेस एंड होल्ड करते हैं आपका जो कर्सर है वो टम्बल के आइकन में शिफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देन आप अपने व्यू पोर्ट को रोटेट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारा ट्रैक। ट्रैक के लिए अगेन आपने अपनी ऑल्ट की प्रेस एंड होल्ड रखनी है। मिडिल माउस बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका आइकन अगेन चेंज हो चुका है, कर्सर आपका चेंज हो चुका है। देन आप माउस अपना मूव करें अराउंड में तो आपका जो स्क्रीन है वो बेसिकली ट्रैक होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जो आपका व्यू पोर्ट है वो ट्रैक होना शुरू हो जाएगा। थर्ड आपका जो ऑप्शन है वो है डॉली, और इसके लिए अगेन आपको ऑल्ट की प्रेस एंड होल्ड रखनी पड़ेगी। देन आप जैसे ही अपना राइट क्लिक बटन जो है वो प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर अगेन चेंज हो जाएगा डॉली के आइकन के अंदर। देन आप अपना माउस मूव करें तो आपकी जो व्यू पोर्ट है उसमें वो एक्शन परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली मिडिल माउस से आप अपने स्क्रीन स्पेस को मूव करते हैं और राइट क्लिक से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं अपने कैमरे को। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्रिएटिंग पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स। चलें स्टार्ट करते हैं प्रिमिटिव्स क्या होते हैं। पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स को जानने के लिए हम क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसको टेयर ऑफ कर लें विंडो को। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास 3 किस्म के प्रिमिटिव्स हैं, नर्ब्स प्रिमिटिव्स, पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स और वॉल्यूम प्रिमिटिव्स। हम आज के लेसन में देखेंगे कि पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स क्या होते हैं। पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स में आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास मौजूद है स्फेयर, देन क्यूब, सिलेंडर, कोन, टॉरस, प्लेन, डिस्क, प्लेटोनिक सॉलिड, पिरामिड, प्रिज्म और इसी तरह से दीगर प्रिमिटिव्स हमारे पास मौजूद हैं। पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स क्रिएट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि हम सिंपल स्फेयर को क्लिक करते हैं तो स्फेयर ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे देखें व्यू पोर्ट में जनरेट हो जाता है। सेकेंड मेथड ये है कि आप देख सकते हैं सेकेंड लास्ट एक ऑप्शन है इंटरैक्टिव क्रिएशन। अगर हम इसके चेक बॉक्स पे चेक लगा देते हैं तो ये ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी पॉलीगॉन प्रिमिटिव क्रिएट करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं स्फेयर क्रिएट करता हूँ तो इससे पहले जब मैंने स्फेयर पे क्लिक किया था तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका था मेरे व्यू पोर्ट पे। लेकिन अब जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखें ड्रैग ऑन द ग्रिड का बीच में एक ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ आ रहा है ड्रैग ऑन द ग्रिड। इसका मतलब ये है कि इंटरैक्टिव क्रिएशन के अंदर ये होता है कि मुझे ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद क्लिक एंड ड्रैग करना पड़ेगा अपने प्रिमिटिव को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, क्लिक करके होल्ड रखूँगा, देन मैं माउस को ड्रैग करूँगा तो वो मुझे स्केल ऑप्शन देगा कि कितना बड़ा मुझे प्रिमिटिव ड्रॉ करना है स्क्रीन पे। देन मैं क्लिक रिलीज़ कर दूंगा तो मेरा प्रिमिटिव क्रिएट हो चुका होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं स्फेयर के आगे बने हुए एक स्क्वायर बॉक्स पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे स्फेयर के वो ऑप्शन देगा कि कितने आपको एक्सेस डिवीजन चाहिए, कितने आपको हाइट डिवीजन चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे एक्सेस डिवीजन 4 चाहिए, हाइट डिवीजन भी 4 चाहिए, देन मैं क्रिएट करता हूँ तो देखें
स्फेयर की कुछ शक्ल इस तरह से होगी। इसका मतलब ये है कि जो मैंने एक्सिस डिवीजन 4 रखे हैं, ये डिवीजन एक्सिस के जो हैं ये वाई एक्सिस के डिवीजन्स हैं, और ये जो एक्सिस डिवीजन्स हैं ये एक्स एक्सिस पे डिवीजन्स हैं, और ये हाइट डिवीजन्स वाई एक्सिस पे हैं। पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स बेसिकली डिवीजन्स पे बेस करता है। जितने ज़्यादा डिवीजन्स होंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। हम डिलीट करते हैं, एक न्यू प्रिमिटिव क्रिएट करेंगे स्फेयर का, लेकिन इस बार हम एक्सिस डिवीजन रखेंगे 15, हाइट डिवीजन्स रखेंगे 15। देन हम एक प्रिमिटिव क्रिएट करेंगे। तो देखें इसके डिवीजन्स डिफरेंट हैं। इसी तरह से अगर मैं दोबारा स्फेयर के ऑप्शंस लेता हूँ, मैं एक्सिस डिवीजन्स करता हूँ इस बार 10, हाइट डिवीजन करता हूँ 10। देखें इसके डिवीजन्स डिफरेंट हैं। इसी तरह से स्फेयर के दोबारा ऑप्शन लेते हैं और यहाँ पे हम मज़ीद एक्सिस डिवीजन कम करेंगे 6, और हाइट डिवीजन्स भी हम 6 रखते हैं। तो अब देखिएगा इसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी। हमेशा याद रखिएगा कि पॉलीगॉन अपनी पॉली काउंट के ऊपर बेस करता है। ये एक्सिस डिवीजन्स जो हम देख रहे हैं, इसकी हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसका नाम है पॉली काउंट। जितना ज़्यादा पॉली काउंट होगा उतना ही प्रॉपर एक्यूरेट शेप आप अपने ऑब्जेक्ट को दे पाएंगे। अगर यहाँ पे मैं एक स्फेयर बनाना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ हो, अभी आप देखें कि इसके अंदर स्मूथनेस बिल्कुल भी नहीं है, तो जितनी ज़्यादा मैं पॉली काउंट रखूँगा इसके अंदर, यानी कि डिवीजन्स में ऐड करूँगा, उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट एक शेप जनरेट करेगा ये। मैं अगर एक्सिस डिवीजन यहाँ पे 30 रखता हूँ और उसके नीचे हाइट डिवीजन में 30 रखता हूँ, तो अब देखिएगा कि अब जो स्फेयर है वो पहले स्फेयर्स जितने भी मैंने बनाए हैं उन सबसे ज़्यादा स्मूथ है। ठीक है, इसी तरह से हम डिलीट करते हैं सबको। नेक्स्ट हम क्यूब देखते हैं, क्यूब किस तरह से क्रिएट हो सकता है और क्यूब के क्या ऑप्शंस हैं। क्यूब सबसे पहले हम इंटरैक्टिव क्रिएट पे से चेक हटाएंगे, क्यूब को क्लिक करेंगे, क्यूब एक ड्रॉ हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। क्यूब के ऑप्शंस में है हमारे पास विथ डिविजन्स, हाइट डिविजन्स, डेप्थ डिविजन्स। ठीक है, इंटरैक्टिव को चेक लगाते हैं, क्यूब के डिविजन्स ऐड करते हैं, डिवीजन 10 करते हैं, 10 करते हैं, 10 करते हैं, क्रिएट। तो अब आप देखेंगे कि इसके अंदर डिविजन्स कितने ज़्यादा ऐड हो चुके हैं, लेकिन इन डिविजन्स का हमें फ़िलहाल कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्लानर सरफेस है और एक प्लानर सरफेस में इतने सारे डिविजन्स बेमायने होते हैं अनटिल अनलेस वो ऑब्जेक्ट डिफॉर्म ना हो रहा हो। हम इसको आगे मज़ीद कवर करेंगे अपने मॉडलिंग सेक्शन में। फ़िलहाल एक ओवरव्यू के लिए हमें समझना ज़रूरी है इस चीज़ को। सिलेंडर, देन कोन देख सकते हैं हम, टॉरस, प्लेन, सिंपल प्लेन है, डिस्क, सिंपल डिस्क, प्लेटोनिक सॉलिड। ये एक डायनामिक मैश है, इसकी हम बाद में एक्सप्लोरेशन करेंगे, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। पिरामिड, प्रिज्म, ये डिफरेंट शेप्स हैं जो कि आपको मॉडलिंग में बहुत हेल्प करेंगे। पाइप बहुत इंपॉर्टेंट शेप है ये। हेलिक्स इज ऑल्सो अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड गियर विच इज़ न्यू। ये माया 2020 के अंदर कुछ नए शेप्स हैं जैसे सुपर इक्लिप्स, स्फेरिकल, हार्मोनिक्स, अल्ट्रा शेप। लास्ट लेक्चर में हमने पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स को कवर किया था। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से मूव, रोटेट और स्केल टूल्स काम करते हैं।
हमारे पास एक कस्टम सीन फाइल है जिसमें बहुत सारे पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स हमने बनाए थे। हम इनको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, अपने टूल्स यूज़ करेंगे, मूव टूल्स, रोटेट टूल और स्केल टूल। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे देखें टूल बार जो है उसमें फर्स्ट नंबर पे सिलेक्शन टूल है, सेकंड नंबर पे लासो टूल है, थर्ड नंबर पे पेंट सिलेक्शन है। उसके नीचे देखें मूव टूल, रोटेट टूल और स्केल टूल। इन तीनों की शॉर्ट कीज़ भी आगे मेंशन है। मूव टूल की शॉर्ट की आगे W मेंशन है, रोटेट टूल की शॉर्ट की E और स्केल टूल की शॉर्ट की R। हम अब अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा अरेंज करेंगे। लेट्स से कि जो गियर पड़ा हुआ है सामने व्यू पोर्ट पे, जो गियर हमने तो पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स के थ्रू ड्रॉ किया था, ये स्केल में बहुत छोटा है और बिल्कुल एयर में हमने इसको प्लेस किया हुआ है। ठीक है, हम सबसे पहले मूव टूल को चेक करेंगे। मूव टूल क्या करता है, हम सेलेक्ट करेंगे मूव टूल को। तो जैसे ही हमने मूव टूल सेलेक्ट किया, हमारा जो जो ऑब्जेक्ट है जो सेलेक्टेड था उसके ऊपर एक मैनिपुलेटर बना हुआ आ गया, जो कि एक आपको ज्योग्राफिकल एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है। ठीक है, इसके 3 एक्सिस होते हैं जैसे 3D में एक्स, वाई और जी। तो हम तीनों में से किसी भी एक एक्सिस में अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, या एक साथ तीनों ऑब्जेक्ट्स या एक साथ तीनों एक्सिस में अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, या हम एक साथ 2 एक्सिस में भी अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो 3 मैनिपुलेटर एरोस नज़र आ रहे हैं, ये आप अगर देखेंगे आपके लेफ्ट बॉटम पे एक छोटा सा मैनिपुलेटर माया के अंदर बना हुआ है, जो कि आपको गाइड करता है कि आपकी एक्स, वाई और जी पोजीशंस क्या हैं। तो आपका जो मैनिपुलेटर होगा वो उसी को फॉलो कर रहा होगा। मैं यहाँ पे जो मेरा ब्लू एक्सिस है जो कि जी एक्सिस है बेसिकली, और जो ग्रीन है वो वाई एक्सिस है। जिस एक्सिस को भी मैं सेलेक्ट करता हूँ देखें उसका कलर येलो हो जाता है, यानी कि वो एक्सिस हाईलाइट है। उस एक्सिस पे मैं अपना लेफ़्ट की प्रेस एंड होल्ड रखूँगा और माउस को ड्रैग करूँगा, तो मैं उस एक्सिस पे अपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट या मूव कर सकता हूँ। इसी तरह से मैं जी एक्सिस पे अगर ट्रांसलेट या मूव करना चाह रहा हूँ तो मैं उसको क्लिक करके होल्ड रखूँगा, लेफ़्ट क्लिक को, और मैं इसको ट्रांसलेट या होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, एक साथ अगर मुझे 2 एक्सिस पे अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो उसका तरीका ये होता है कि आपके पास जो 2 एक्सिस बने हुए आ रहे हैं, इन 2 एक्सिस के बीच में देखिएगा एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ आ रहा है, ग्रीन कलर का, रेड कलर का एंड ब्लू कलर का। इस बॉक्स का मतलब ये है कि आप इस बॉक्स को जब सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि जिस 2 एक्सिस पे बॉक्स काम करेगा वो 2 एक्सिस आपके हाईलाइट हो जाएंगे। मैं उस बॉक्स को प्रेस एंड होल्ड करूँगा, देन मैं उस एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ। इसी तरह से अगर मैं अपने वाई और एक्स एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट को एक साथ मूव करना चाह रहा हूँ तो मैं ये ब्लू वाला जो बॉक्स है जो कि एक्स और वाई का है, देखें जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया वो 2 पर्टिकुलरली एक्सिस मेरे हाईलाइट हो गए और ये ऑब्जेक्ट मेरा सिर्फ उन्हीं 2 एक्सिस में मूव करेगा। ठीक है, अगर मुझे तीनों एक्सिस में अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो आप देखेंगे कि सेंटर में एक छोटा सा एक लाइट ब्लू कलर का एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है। जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये मैं अपने तीनों एक्सिस में इसको मूव कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टूल है हमारा रोटेशन टूल। रोटेशन टूल सेलेक्ट किया, वही गियर मैंने सेलेक्ट किया, तो देखें अब आपके पास एक डिफरेंट किस्म का मैनिपुलेटर शो हो रहा है। अब देखेंगे आपके जो ये मैनिपुलेटर है सेम वही कलर्स होंगे इसके, जो कलर्स आपके मूव टूल के थे। जो ये रेड एक्सिस है, मैं इसको क्लिक एंड होल्ड करता हूँ और माउस को ड्रैग करता हूँ तो ये सिर्फ उसी एक्सिस पे मूव करेगा जो कि आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, अंडू कर दें। इसी तरह से जो आपका ब्लू एक्सिस है, जब मैं इस पर्टिकुलर एक्सिस को क्लिक करूँगा तो सिर्फ ये एक्सिस हाईलाइट हो रहा है, और जब मैं माउस को ड्रैग करूँगा तो ये सिर्फ और सिर्फ जी एक्सिस पर ही रोटेट हो रहा है। इसी तरह से वाई एक्सिस के लिए आप देखिएगा कि मिडिल में आपका एक ग्रीन कलर की एक कर्व बन रहा है। उसको जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा येलो कलर में, और मैं इसको सिर्फ वाई एक्सिस के ऊपर रोटेट कर सकता हूँ।
और अगर मुझे फ्री रोटेशन करनी है तो देखेंगे आपके ब्लू कलर का एक अराउंड दी मैनिपुलेटर एक सर्किल ड्रॉ हुआ है। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरे कैमरे के हिसाब से जो भी एक्सिस बन रहा होगा ये उस एक्सिस में उसको रोटेट कर देगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मुझे सिर्फ इस सर्किल को सेलेक्ट करके मैं अगर इसको रोटेट करता हूँ तो ये ऐसा करेगा, बल्कि बीच में आप कहीं पर भी अगर अपने माउस को क्लिक एंड होल्ड करके ड्रॉ करेंगे तो ये रोटेशन दे देगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट टूल है हमारा स्केल टूल। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो देखें आपके पास एक मैनिपुलेटर शो हो रहा है। अगेन वही मूव टूल वाली लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होती है कि एक्स स्केलिंग एक्स में कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जी में कर रहे हैं एंड देन वाई में कर रहे हैं। ठीक है, वाई एक्स जी। अब देखें हमारा ऑब्जेक्ट स्केल हो गया। और अगर हमें तीनों एक्सिस में एक साथ स्केल करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने अभी तक अपने अंदाजे के मुताबिक एक राउंड सरफेस को हमने स्केल किया है, तो मे बी कि हमने इस ऑब्जेक्ट को शेप आउट कर दिया हो, वो प्रॉपर पर्टिकुलर रॉन्ग ना रहा हो, हम इसको अंडू करते हैं। तो स्केलिंग में इस बात का ख्याल रखते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हमने स्केल करनी होती है तो हम इसका जो मिडिल क्लिक है, जो सॉरी इसका जो मिड में जो स्केलिंग का बटन है, जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, हम इसको लेफ़्ट क्लिक प्रेस एंड होल्ड, देन हम इसको जब स्केल अप करेंगे तो ये तीनों एक्सेस को एक साथ स्केल करेगा, जो कि ठीक होता है। हम इसको प्लेस करते हैं। इस ऑब्जेक्ट को हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। हम इसको स्केल अप कर लेते हैं। और अपने ऑब्जेक्ट्स को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर स्केल, मूव और रोटेट टूल के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कंपोनेंट मोड क्या होते हैं और मार्किंग मेन्यूज से हम किस तरह काम कर सकते हैं। कंपोनेंट मोड ज़्यादातर मॉडलिंग में इस्तेमाल होता है। माया में दो मोड्स होते हैं, एक ऑब्जेक्ट मोड और एक कंपोनेंट मोड। इस वक्त हम जिस मोड में है ये ऑब्जेक्ट मोड है, यानी कि हम ऑब्जेक्ट पूरा ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, जिसको भी हम सेलेक्ट करते हैं वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है। कंपोनेंट मोड क्या होता है कि कंपोनेंट मोड के थ्रू हम उस ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। हर ऑब्जेक्ट के अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं, पहला वर्टेक्स, सेकंड एज, थर्ड फेस। ठीक है, हमें अगर किसी पर्टिकुलरली कंपोनेंट को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास ऊपर जो स्टेटस लाइन है उसके अंदर एक बटन है कंपोनेंट मोड का, सेलेक्ट बाय कंपोनेंट टाइप। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो देखें हम ऑटोमेटिकली इन तीनों में से उस मोड पे आ जाएंगे जिस मोड पे आपने लास्ट टाइम अपनी सिलेक्शन ड्रॉप की होगी। कंपोनेंट मोड की शॉर्ट कीज F9 फॉर वर्टेक्स मोड, F10 फॉर एज मोड एंड F11 फॉर फेस मोड। हम अपने कंपोनेंट्स मोड के अंदर रहते हुए भी मूव, स्केल और रोटेट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स को। फॉर एग्जांपल हम वर्टेक्स मोड पे जाते हैं और हम इसको रोटेट करते हैं, मूव टूल लेते हैं, अगेन हम इसको शेप आउट करते हैं, शेप चेंज करते हैं, देन अगेन मूव टूल, किसी भी एक्सिस के ऊपर आप इसको रोटेट कर लें
देन इसको स्केल कर लें। सेलेक्ट एज मोड, हम एज मोड पर आ गए। एज मोड पर आके हम रोटेट करते हैं, अगर हम रोटेट करना चाह रहे हैं कुछ। देन हम मूव करते हैं, इसको स्केल अप करते हैं। तो कंपोनेंट मोड में भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जाके एडिट कर सकते हैं। फेस मोड पे चेक करते हैं। फेस मोड पर आए, प्रेस F11 फॉर फेस मोड। सेलेक्ट योर फेसेस, स्केल अप योर फेसेस इन एनी डायरेक्शन। आप किसी भी डायरेक्शन में अपने फेसेस को स्केल अप कर सकते हैं। आप इवन वाई, आप सिर्फ चाह रहे हैं कि मैं सिर्फ वाई एक्सेस में अपने फेस को स्केल करूं, तो आप सिर्फ एक फेस को, उस पर्टिकुलर फेस को सेलेक्ट करके वाई एक्सेस में आप उसको स्केल कर लें। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने ऑब्जेक्ट को स्केल कर सकते हैं। अब हमने अपने कंपोनेंट के अंदर रहते हुए अपने ऑब्जेक्ट को डिस्टॉर्ट कर दिया या हमने मॉडिफाई कर दिया। अब हम इसको दोबारा ऑब्जेक्ट मोड पे लेके जाएंगे। ऑब्जेक्ट मोड पे जाने की शॉर्ट की है प्रेस F8, या हम अपने कंपोनेंट मोड के लेफ्ट हैंड पे आप देखेंगे कि सेलेक्ट बाय ऑब्जेक्ट टाइप। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि ये अपने ऑब्जेक्ट मोड पर आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड पर आ जाएगा तो उसके बाद आप इसको पूरे ऑब्जेक्ट को आप जब मूव करेंगे तो वो पूरा ऑब्जेक्ट मूव होगा, या स्केल करेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट स्केल होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट को हम एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ठीक है, तो ये हैं पॉलीगॉन्स के कंपोनेंट मोड। हम देखेंगे कि कंपोनेंट मोड की एक्सेसिंग कहाँ से फिजिबल है। कंपोनेंट मोड को आप मार्किंग मेन्यूज़ के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। मार्किंग मेन्यूज़ क्या होते हैं? आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लें। लेट सपोज हमने सेलेक्ट कर लिया पिरामिड को अपने। मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक प्रेस करके होल्ड रखूँगा तो देखेंगे कि हमारे पास एक मार्किंग मेन्यू ओपन हुआ है। इस मार्किंग मेन्यू के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये आपके वही मेन कंपोनेंट्स हैं, एज, वर्टेक्स और फेस। ठीक है, फेस को क्लिक करेंगे हम तो हम अपना फेस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगेन हम इसको मूव कर लें, रोटेट कर लें, या हम इसको स्केल अप कर लें। ठीक है, अगेन मार्किंग मेन्यू ओपन करते हैं, वर्टेक्स मोड पे आते हैं। आप अपने वर्टेक्स मल्टी सेलेक्ट कर सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करके स्केल कर लें इसको। देन ऑब्जेक्ट मोड पर जाने के लिए अगेन मार्किंग मेन्यू ओपन करें, राइट क्लिक प्रेस एंड होल्ड, ऑब्जेक्ट मोड। देन अपना ऑब्जेक्ट आप मूव कर सकते हैं, किसी भी प्लेस पे आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। सो ये हमारे कंपोनेंट मोड थे, और मार्किंग मेन्यूज़ के थ्रू हमने देखा कि अपने कंपोनेंट मोड को कितनी आसानी से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हॉटबॉक्स क्या होता है, हॉटबॉक्स के थ्रू हम क्या काम कर सकते हैं। जैसा कि इससे पहले वाले लेसन में हमने कंपोनेंट मोड और मार्किंग मेन्यूज़ को कवर किया था, इस लेसन में हम देखेंगे कि हॉटबॉक्स क्या होता है और इससे हम किस तरह से काम कर सकते हैं। और इस लेसन का टॉपिक होगा यूजिंग दी हॉटबॉक्स। हम अपनी उसी डमी फाइल पे काम कर रहे हैं जो कि इससे पहले वाले लेसन में हमने क्रिएट की थी, मॉडिफाई किए थे पॉलीगॉन्स को। जैसे ही हम अपने स्पेस बार की प्रेस करेंगे और उसको होल्ड रखेंगे तो हमारे सामने हॉटबॉक्स ओपन हो जाएगा। इस हॉटबॉक्स का काम और इसके अंदर जितने भी मेन्यूज़ हैं, ये वही मेन्यूज़ हैं जो कि आप माया में ऊपर देख रहे हैं, फाइल एडिट, क्रिएट वगैरह, या मॉडलिंग के अंदर जो टूल्स हैं सारे, ये वही सारे ऑप्शंस हैं बेसिकली जो कि हम
माया के अपने मेन्यू से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन समटाइम आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप यहाँ से जाके कोई फाइल ओपन करना चाह रहे हैं, इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। आपने अगर अपने शेल्व्स ऑफ किए हुए हैं, लेट्स सपोज अगर मैं माया का एक्सपर्ट व्यू यूज़ करूँगा तो मेरे पास यूजुअली शेल्फ सारे ऑफ हो गए हैं, टूल बार वगैरह सारी चीज़ें ऑफ हो गई। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे अपने हॉटबॉक्स के थ्रू चेक कर सकता हूँ, डिस्प्ले, मॉडिफाई, सेलेक्ट वगैरह। हॉटबॉक्स के अंदर कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। जैसे हॉटबॉक्स कंट्रोल को मैं अगर क्लिक रखूँगा, होल्ड रखूँगा इसको, तो यहाँ पर मैं अगर चाहता हूँ कि खाली रेंडरिंग के ऑप्शंस आएँ तो मैं इसको सिर्फ रेंडरिंग ऑप्शंस तक इसको मैं कस्टमाइज़ कर दूंगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ रेंडरिंग ऑप्शंस चाहिए अगर हॉटबॉक्स में, तो मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ। अगेन हॉटबॉक्स ओपन करते हैं, हॉटबॉक्स कंट्रोल को होल्ड करते हैं, देन शो एनिमेशन पे जाते हैं। एनिमेशन ओनली अगर हम करते हैं तो देखें अब आपके पास जितने भी हॉटबॉक्स में ऑप्शंस आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन से रिलेटेड होंगे। तो ये इस तरह से माया के अंदर कस्टमाइजेशन है। हॉटबॉक्स के थ्रू भी आप काफ़ी कर सकते हैं। शो ऑल कर देंगे तो सारे जितने भी आपके ऑप्शंस मौजूद हैं ऊपर वो सब आपके शो हो जाएंगे, जिसमें आपके पास डायनामिक्स भी होंगे, आपके पास मॉडलिंग के भी होंगे, लाइटिंग के भी होंगे, एंड अगेन के आपके पास रिगिंग वगैरह के भी होंगे। तो हॉटबॉक्स कस्टमाइजेशन बेसिकली ये कहलाती है और ये पूरा मेन्यू जो है ये हॉटबॉक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये हॉटबॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको सम टाइम आपको बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो कि हमें यहाँ से फ़ौरन एक्सेस करने होते हैं या इमीडिएट एक्सेस करने होते हैं, तो हम वहाँ से इसको एक्सेस करते हैं। लेट सपोज कि अगर मुझे कोई प्रिमिटिव क्रिएट करना है, अब मेरे पास यहाँ पे शेल्फ जो है वो ऑफ हो चुका है या मैंने उसको डिसेबल किया हुआ है, तो मैं हॉटबॉक्स ओपन करूँगा, स्पेस प्रेस एंड होल्ड रखूँगा। देन यहाँ पे आप देखिएगा कि क्रिएट का एक ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ से जाके अपना कोई भी पॉलीगॉन प्रिमिटिव मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। देन अगेन पॉलीगॉन प्रिमिटिव ड्रॉ हो गया हमारा और हम इसको मूव करके देखेंगे। नेक्स्ट लेसन होगा हमारा कैमरा एंड लेआउट का। आज का हमारा टॉपिक है कैमरा एंड लेआउट और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि माया के अंदर किस तरह से कैमरा क्रिएट किया जाता है और कैमरास के साथ लेआउट किस तरह काम करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम अपने उन्हीं डमी ऑब्जेक्ट्स के साथ जो हमने समझने के लिए सीन में कुछ ड्रॉ किए हुए हैं। एक न्यू कैमरा क्रिएट करते हैं। हम कैमरा क्रिएट कर सकते हैं ऊपर क्रिएट के ऑप्शन के अंदर से कैमरा, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कैमरास के मेन्यू के अंदर जो उसका सब मेन्यू है, यहाँ पे आपको 3 किस्म के कैमरा नज़र आएंगे। एक सिंपल कैमरा है, एक कैमरा एंड एम है, एक कैमरा एम एंड अप के नाम से है। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं कैमरा। कैमरा क्रिएट हो चुका है। जैसे ही हम कैमरा क्रिएट करेंगे या हम कोई भी चीज़ माया के अंदर से डिफ़ॉल्ट क्रिएट करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके व्यू पोर्ट पे बिल्कुल सेंटर में क्रिएट होती है। इसको आप वाई फ्रेम मोड पे भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे इस वक्त हमें कैमरा नज़र नहीं आ रहा जो हमने भी क्रिएट किया है, लेकिन आप देखेंगे कि उसके एट्रीब्यूट्स हमारे चैनल बॉक्स के अंदर विजिबल हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास शो के अंदर से कैमरा अनचेक हुआ है। अगर हम कैमरे के ऑप्शन को चेक लगा देंगे तो देखेंगे कि कैमरा हमारे पास व्यू पोर्ट में विजिबल हो जाएगा। ठीक है, हम कैमरे को ट्रांसलेट कर लेते हैं, थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं। अब इस कैमरे के थ्रू हमें अगर देखना है तो हमारे पास उसका एक तरीका ये है कि हम पैनल में जाते हैं, उसके अंदर पर्सपेक्टिव, देन कैमरा वन। देखें ये वो कैमरा है जो हमने अभी क्रिएट किया है, कैमरा वन। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैं इस कैमरे के थ्रू अब व्यू कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इस कैमरे के थ्रू ऑपरेट करूंगा। जो भी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, जो भी ऑब्जेक्ट्स मेरे सामने मौजूद हैं, वो सब मैं इस कैमरे के थ्रू देख रहा हूँ। और आपको अगर ये देखना है कि आप अभी इस वक्त कौन सा कैमरा ऑपरेट कर रहे हैं या आप कौन से कैमरे के थ्रू व्यू कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके व्यू पोर्ट पे सबसे नीचे की तरफ जो है वो कैमरे का नाम लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। अगर मैं अपने कैमरे को सिलेक्ट करता हूँ तो देखिएगा कि मेरे चैनल बॉक्स के अंदर उस कैमरे की कुछ प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं, जिसमें सबसे ऊपर कैमरे की वही ट्रांसलेशन, रोटेशन और उसकी स्केलिंग वगैरह है जो कि हमें अपडेट होती रहती है। जैसे ही हम अपने कैमरे को मूव करते रहेंगे वैसे ही उसकी ट्रांसलेशन या उसका जो ट्रांसफॉर्म एट्रीब्यूट है वो चेंज होता रहेगा। जैसा कि हमने इससे पहले वाले अपने लेसन में डिस्कस किया था एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर, कि हम अपने एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रांसफॉर्म नोड है एक और हमारे पास एक शेप नोड है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म नोड के अंदर आपके वो सारे के सारे
ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केलिंग के ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। और शेप नोट के अंदर आपको उस कैमरे की प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी जो कि बहुत डिटेल में होंगी, और वही कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं उनमें से चंद एक आपको चैनल बॉक्स के अंदर नज़र आएंगी, जिसमें से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एक प्रॉपर्टी है वो फोकल लेंथ कहलाती है। कैमरे की फोकल से तो आप सब लोग वाकिफ़ होंगे ही, क्योंकि फोकल लेंथ के थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट को डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं और उसको फ्लैट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरी ये 35 की फोकल लेंथ है, अगर मैं इसको 10 करता हूँ तो मेरे कैमरे के करीब जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह से अगर मैं अपने फोकल लेंथ को बढ़ाता हूँ, उसको मैं 60 या 70 पे मैं ले आता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरे कैमरे से जो भी मैं ऑब्जेक्ट अपना व्यू कर रहा हूँ उसकी डिस्टॉर्शन इंतहाई कम होगी, और ज़्यादातर वो ऑब्जेक्ट फ्लैट होना शुरू हो जाएगा। जितनी ज़्यादा फोकल आप बढ़ाएंगे उतना ही आपका वो ऑब्जेक्ट फ्लैट नज़र आना शुरू हो जाएगा, और जितनी आपकी फोकल कम होगी उतना ही वो ऑब्जेक्ट डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये डिपेंड करता है सीन बाय सीन या एनवायरनमेंट बाय एनवायरनमेंट के आपको फोकल लेंथ कितनी रखनी है और उसको किस तरह से ऑपरेट करना है। माया के अंदर दो किस्म के कैमराज होते हैं, एक होता है पर्सपेक्टिव और एक होता है ऑर्थोग्राफिक। हम पैनल्स पे जाते हैं, वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक पर्सपेक्टिव का मेन्यू आ रहा है, जिसके अंदर आपको जितने भी आपके सीन के अंदर पर्सपेक्टिव कैमराज होंगे वो सब के सब आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। और पर्सपेक्टिव के नीचे आप देखेंगे ऑर्थोग्राफिक। अगर मैं ऑर्थोग्राफिक के अंदर जाके फ्रंट पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये हमें कुछ इस तरह से व्यू देता है। और इस कैमरे के अंदर आप टंबल नहीं कर सकते, आप सिंपल इसको डॉली कर सकते हैं या आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। इसी तरह से हम ऑर्थोग्राफिक के अंदर, हम अभी फ्रंट पे थे, हम इसके बाद हम चेक करते हैं साइड व्यू के अंदर। तो साइड व्यू के अंदर भी सेम एज इट इज़ टंबल नहीं कर सकते, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं या आप इसको डॉली कर सकते हैं। इसी तरह से आपका टॉप भी है, ठीक है। इवन आप इस ऑर्थोग्राफिक के अंदर आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं कि आप किस तरफ से आप किस एंगल में देखना चाह रहे हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू। ये मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इवन ये एनिमेशन में भी बहुत यूज़ किया जाता है ऑर्थोग्राफिक व्यू, चाहे वो फ्रंट हो या साइड हो या टॉप हो। पर्सपेक्टिव के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक न्यू का ऑप्शन है, इस न्यू पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक और कैमरा क्रिएट कर देगा, ठीक है। हम दोबारा न्यू करते हैं, अगेन हम एक न्यू कैमरा ले लेते हैं, अगेन न्यू कैमरा ले लेते हैं। देखें आप जितने न्यू कैमरा आप पर्सपेक्टिव के अंदर से जाके लेंगे उनका नाम भी पर्सपेक्टिव 1, पर्सपेक्टिव 2, पर्सपेक्टिव 3 एंड देन 4, 5, 6, 7 इस तरह से बनते रहेंगे। उसके बाद जब हम अपना कैमरा सेलेक्ट करते हैं, जो कि कैमरा सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप व्यू पे जाके आप देखेंगे पहला ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट कैमरा, हम इसको क्लिक करते हैं तो हम अपना करंट कैमरा सेलेक्ट कर चुके हैं। और ये आप देखेंगे कि चैनल बॉक्स के अंदर आपका पर्सपेक्टिव 1 कैमरा सेलेक्ट है, ठीक है। हम इसको जब सिंगल क्लिक करेंगे तो ये रीनेम के लिए ऑप्शन इनेबल कर देगा, तो हम इसको कोई भी अपना नाम दे के रीनेम कर सकते हैं, एंटर। तो ये आपके कैमरे का नाम कैम 1 हो चुका है। हम यहाँ से पैनल्स में अगेन जाते हैं, पर्सपेक्टिव में जाते हैं तो देखेंगे कि जो हमने अभी रीनेम किया है वो कैमरा कैम 1 के नाम से, पर्सपेक्टिव जो इससे पहले इस कैमरे का नाम पर्सपेक्टिव 1 था, अब उसका नाम कैम 1 हो चुका है। व्यू मेन्यू को क्लिक करते हैं, इसके अंदर जो सब मेन्यू है उसके अंदर व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा सेलेक्ट कैमरा सबसे टॉप पर है, उसके नीचे आपको नज़र आएगा लॉक कैमरा। अगर मैं अपने कैमरा को लॉक करना चाहता हूँ, जैसे मैं एक अपनी कंपोजिशन सेट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कि मुझे कैमरे के कुछ इस तरह से एंगल चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मेरा कैमरा एक्सीडेंटली मूव ना हो, कंपोजिशन मेरी ख़राब ना हो, ऐसे ना हो जाए। तो उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि कैमरा लॉक कर लिया जाए। तो व्यू में जाके हम लॉक कैमरा कर देंगे, सिंपल। जिस कैमरे से आप व्यू कर रहे होंगे उसको आप व्यू में जाके लॉक कर सकते हैं। अब मैंने इसको लॉक कर दिया है, तो जैसे ही मैं इसको लॉक करूँगा तो सबसे पहले तो ये देखिएगा कि व्यू के नीचे जो सेकंड बटन है या सेकंड ऑप्शन है वो लॉक कैमरे का ऑप्शन है, वो आपको इनेबल होता हुआ नज़र आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप अपनी मूवमेंट कोई भी कर लें, चाहे टंबल हो या ट्रैक हो या डॉली हो, कैमरा आपका लॉक हो चुका है। कैमरे के हिसाब से कुछ मजीद ऑप्शन है जो मैं आपके साथ एक्सप्लोर करना चाहूँगा। वो ये है कि ग्रिड का जो बटन है छोटा सा, ये आपको नज़र आ रहा है प्रेस हुआ हुआ, इसके बराबर में अगर आप देखेंगे तो ये फिल्म गेट है आपका। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये कैमरे का फिल्म गेट ओपन कर देगा। तो हमने इस वक्त फिल्म गेट ऑन किया हुआ है, ठीक है। फिल्म गेट आपको बताता है कि आपकी जो कैमरे की रेजोल्यूशन है वो फुल फ्रेम इतनी आ रही है। जो एरिया आपका ग्रे पे आ गया है इसका मतलब वो एरिया आपके एक्चुअल फ्रेम से बाहर है। अब आपका जो फ्रेम है वो 720 HD हो या
आई मीन हाफ HD हो या फुल HD हो, जो कि 1080p कहलाता है, उस हिसाब से फिल्म गेट भी चेंज होता रहेगा। फिल्म गेट के अंदर अगर आप आ जाएं, ये आपका रेजोल्यूशन गेट है, ठीक है। ये देखें, इस वक्त ये होवर करने पे टूल टिप नहीं दे रहा, लेकिन अगर आप नीचे स्टेटस बार में देखेंगे तो वहाँ पे रेजोल्यूशन गेट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मेरी एक्चुअल रेजोल्यूशन आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये हमारा गेट मास्क है। अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ और इसको मैं चेक करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो मेरा ग्रे में एरिया आ रहा है, अगर मुझे वो नहीं चाहिए, ठीक है, वो उस ग्रे एरिया से मुझे अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो रही हो अपने सीन में काम करने से, तो मैं उसको अनचेक करके हाइड भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको उससे आइडिया रहेगा कि आपका जो फ्रेम एरिया एक्चुअल वो ये आ रहा है। देखें, अब मेरी जो रेजोल्यूशन है वो 960x540 है। जैसे ही मैं कोई भी गेट ऑन करता हूँ, फिल्म गेट हो या रेजोल्यूशन गेट हो, तो मेरी जो रेजोल्यूशन है वो ऊपर लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है। हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे कि रेजोल्यूशन हम कैसे चेंज कर सकते हैं, बट फॉर नाउ कि हम रेजोल्यूशन गेट या फिल्म गेट, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। और गेट मास्क की मैंने आपको बता दिया है कि गेट मास्क की क्या असल काम होता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे, छोटा सा ऑप्शन है जिसमें फील्ड चार्ट आ रहा है। अगर मैं इसको इनेबल करता हूँ तो ये आपको कैमरे के अंदर एक ग्रिड लाइंस दे देगा। जिस भी आप कंपोजिशन को फॉलो कर रहे हैं, ये आपको हेल्प करेगा मेजरमेंट के लिए कि आपकी कंपोजिशन किस तरह की बन रही है और आप किस तरह से अपने फ्रेम को फ्रेम करना चाह रहे हैं बेसिकली। इसके बराबर में हम एक ऑप्शन देखते हैं तो ये सेफ एक्शन है। इसके बराबर में आप देखेंगे तो ये सेफ टाइटल का एक बटन है। तो सेफ टाइटल का जो ऑप्शन है, इसमें हम रह के अपने जितने भी टेक्स्ट एनिमेशन है, टाइटल एनिमेशन है, जैसे किसी मूवी का पोस्टर बन रहा है, 3D एनिमेटेड पोस्टर बन रहा है, तो वो हम इसके अंदर कोशिश करते हैं कि हम इसके अंदर रखें। उसके बाद फिर वही सारे ऑप्शन हैं वायर फ्रेम वगैरह के, ठीक है। तो ये कैमरे के कुछ मेन ऑप्शन है। अगर आप कैमरा एडजस्ट करना चाह रहे हैं और कैमरे पे काम करना चाह रहे हैं तो आप इनको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरे कैमरास की। हम क्रिएट यहाँ से भी कर सकते हैं, जो कि हमारे ऊपर मेन मेन्यूज़ हैं। इसके अलावा हम हॉटबॉक्स से भी अपने कैमरे को क्रिएट कर सकते हैं। आप हॉटबॉक्स ओपन करें, स्पेस बार प्रेस एंड होल्ड रखें, देन क्रिएट का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप जाके कैमरास के अंदर आ जाएं, ठीक है। कैमरास के अंदर हमारे पास सब मेन्यू है, जिसमें 3 कैमरे थे, जिसमें हमने सबसे पहले कैमरा, सबसे टॉप पे जो कैमरे का ऑप्शन है, हमने उसको एक्सप्लोर किया है। अगर आप इसके ऑप्शंस में जाएंगे मज़ीद आगे जो है, उसके अंदर वही फोकल लेंथ है और सेंटर ऑफ इंटरेस्ट और लेंस स्क्वीज रेशियो, ये बहुत डिटेल्ड ऑप्शन है। हम इनको मज़ीद फर्दर दूसरी क्लासेस में हम इनको एक्सप्लोर करेंगे। क्रिएट कर लेते हैं एक और कैमरा, जो कि कैमरा एंड एम के नाम से होगा। इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर क्लिक कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग हमें करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप जब भी फर्स्ट टाइम कोई भी ऑप्शन आप किसी भी किस्म का यूज़ करेंगे, उसके अंदर हमेशा फर्स्ट टाइम पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही आपको देखने को मिलेगी। कैमरा एंड एम पे क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद जैसे ही हम कैमरा एंड एम पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारे सामने एक कैमरा बना हुआ आ जाएगा और उसके साथ ही अटैच हुआ हुआ एक सेंटर ऑफ इंटरेस्ट होगा, पॉइंट होगा। हम अपने कैमरा को सिलेक्ट करते हैं, जो कि हमने भी कैमरा एंड एम हमने क्रिएट किया है। हम पैनल के अंदर जाते हैं, पर्सपेक्टिव में जाते हैं और यहाँ से जो हमने कैमरा भी क्रिएट किया है, अगर हम इसको रीनेम कर देते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। कैमरा नेम, ठीक है। पैनल पे गए, पर्सपेक्टिव पे आए, आपने उस कैमरे को सेलेक्ट कर लिया जो कि हमारा कैमरा नेम था। तो आप देखेंगे कि आपके कैमरे के साथ एक सेंटर में एक पॉइंट अटैच्ड है। जो पॉइंट है बेसिकली ये आपका एम है, ठीक है। हम इसको यूज़ ऐसे कर सकते हैं कि आप एक दूसरे कैमरे पर आएँ। हम अपने हॉटबॉक्स को क्लिक करेंगे, हॉटबॉक्स को ओपन करेंगे, माया को क्लिक एंड होल्ड करेंगे, देन अपने पर्सपेक्टिव पे आ जाएंगे। तो यहाँ से हम जिस पर्सपेक्टिव पे आएंगे ना, वो पर्सपेक्टिव बारी बारी वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। जितनी दफ़ा मैं पर्सपेक्टिव क्लिक करूँगा, आप नीचे देख सकते हैं कि उतनी दफ़ा वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव में स्विच करता जा रहा है। और इसी तरह से साइकिल सिर्फ पर्सपेक्टिव के अंदर ही रोटेट होगी। आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे कैमरा 1 नहीं आ रहा और यहाँ पे कैमरा 2 एम नहीं आ रहा, ठीक है। हमारे पास सिर्फ पर्सपेक्टिव ही आ रहे हैं नीचे, ठीक है। तो मैं अपने पर्सपेक्टिव पे आ गया और अपने कैमरे को सेलेक्ट किया, जो कि हमने कैमरा नेम क्रिएट किया था। तो आप देखेंगे कि इसका जो सेंटर है, अगर मैंने इसके सेंटर को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने स्नैप कर दिया या मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ मैंने इसको प्लेस कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद मेरा जो कैमरा है वो उसी
ऑब्जेक्ट के अराउंड जहाँ पे उसका एम होगा, जहाँ पे उसका पिवट होगा बेसिकली, या उसका जो एम होगा, अब मैं अपने कैमरे को मूव करवाता हूँ अगर, तो देखें कि वो उस ऑब्जेक्ट के ही अराउंड मूव करेगा। ठीक है, तो ये कैमरा एंड एम ये होता है बेसिकली कि आपको अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस रख के आपने उस पर काम करना है। मैं इसको ट्रांसलेशन मैं इसको प्लस से माइनस में लेके जाता हूँ, प्लस एक्स से माइनस एक्स में, तो देखें ये ऑटोमेटिकली रोटेट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस ऑब्जेक्ट के साथ मैंने कैमरे का एम प्लेस कर रखा है। ठीक है, तो ये बेसिकली कैमरा एंड एम होता है। इसका पर्पस भी बहुत सिंपल सा है कि आपने अपने ऑब्जेक्ट के अराउंड में अगर आपने कैमरा रोटेट करना है, या आपने पर्टिकुलरली 2-3 जगहों पे अपने कैमरे को एनिमेट करना है, तो हम वहाँ के लिए ये कैमरा यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर हम अपने थर्ड कैमरे की बात करते हैं, हम क्रिएट कर लेते हैं अगेन एक और कैमरा जो कि कैमरा एम एंड अप के नाम से होगा। ठीक है, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन पे हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सीन में टोटल 3 चीज़ें न्यू क्रिएट हुई हैं, जो कि एक कैमरा होगा आपका। हम इसको मूव कर लेते हैं। ठीक है, अगेन इस कैमरे के अंदर एक न्यू पिवट ऐड है जो कि इसके टॉप पे है। ठीक है, इसका जो मेन पर्पस है वो भी यही है कि हमने किसी भी जगह को पॉइंट करना है, तो उसके साथ आपने अपने कैमरे का वो जो भी सेंटर ऑफ पॉइंट है उसको आपने रख लेना है, प्लेस कर लेना है जिस चीज़ के अराउंड आपने उस कैमरे को एनिमेट करना है। देन अब अगर मैं कैमरा मूव करूँगा तो आप देखिएगा डिफरेंस क्या है। ठीक है, यानी कि जो मेरे कैमरे के टॉप के ऊपर जो एक और सेंटर पॉइंट दिया हुआ है, या जो पॉइंट मुझे नज़र आ रहा है जिसको मैंने अभी सेलेक्ट किया है, वो कैमरे को वर्टिकली रोटेट करेगा। अपने कैमरे को आप टिल्ट कर सकते हैं, या आप उस कैमरे को कम्प्लीटली 360 पे रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इस कैमरे का पर्पज़ है। ठीक है, यूजुअली हम जो कैमरा यूज़ करते हैं वो सिंपल कैमरा यूज़ करते हैं। उसके अंदर अगर हमें इस तरह की कोई चीज़ करनी होती है तो समटाइम हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हम पर्टिकुलरली कुछ शॉट्स के अंदर हम ये यूज़ कर सकते हैं कि हम इस तरह से किसी की एनिमेशन देना चाह रहे हैं कैमरे को। अगर आप किसी टनल के अंदर आप एनिमेट करना चाह रहे हैं और कैमरा चाह रहे हैं आपके वो सोल्ड इफेक्ट के साथ एनिमेट हो, तो उसमें हम इस तरह की कोई चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि माया के अंदर कैमरा टाइप्स कितनी होती हैं, और ऑर्थोग्राफिक कैमरा हम आगे मॉडलिंग में देखेंगे, मज़ीद इसको एक्सप्लोर करेंगे कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, और माया के जो अपने कैमराज हैं वो हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। हमने ये भी इसको देखा। बाकी मज़ीद हम कैमराज के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे मॉडलिंग के सेक्शन में। हम अब थोड़ा सा देखेंगे अपने लेआउट्स की तरफ कि कैमराज और लेआउट्स किस तरह से साथ साथ चलते हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारी जो मेन टूल बार है उसके नीचे कुछ ऑप्शंस आपके मौजूद हैं, जिसमें से हम अभी फ़िलहाल 2 ऊपर के ऑप्शंस यूज़ करेंगे जो कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इस वक्त, जो कि आप देख सकते हैं कि ये 2 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है पैनल लेआउट का, सेकंड ऑप्शन है सबसे ऊपर जो है वो एक सिंगल व्यू पोर्ट है। ठीक है, और उसके नीचे आपको 4 अलग अलग किस्म के बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं बात करता हूँ सेकंड वाले की। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने 4 अलग अलग किस्म के कैमरास अपेयर हो चुके हैं। ठीक है, सबसे राइट टॉप के ऊपर जो मौजूद है वो आपका वही पर्सपेक्टिव है जो आपने अभी फुल स्क्रीन पे जिस पे हम अभी काम कर रहे थे। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो आपके पास टॉप एक ऑर्थोग्राफिक कैमरा है जो टॉप नेगेटिव वाई के ऊपर दिखा रहा है आपको। ठीक है, और उस टॉप कैमरे के नीचे आप देखेंगे कि फ्रंट कैमरा है, एक फ्रंट नेगेटिव जी के अंदर, फ्रंट माइनस जी के अंदर, और फ्रंट माइनस जी के राइट हैंड साइड पे पर्सपेक्टिव के बॉटम पे आप देखेंगे कि साइड माइनस एक्स के नाम से एक कैमरा है, जो कि तीनों ऑर्थोग्राफिक कैमराज हैं। ये 3 कैमराज रखने का मकसद ये है कि अगर अगर मैं कुछ किसी भी किस्म का कोई मॉडलिंग का काम कर रहा हूँ या मैं एनिमेशन का काम कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मैं एट अ टाइम देख सकता हूँ कि अपने कैरेक्टर को या अपने मॉडल को इस क्वाड लेआउट का पर्पज़ ये होता है कि अगर मैं किसी भी चीज़ के ऊपर, लेट्स से कि अगर मैं इस पाइप को मूव करूँ कहीं पे, तो मुझे आइडिया हो कि वो किस जगह पे एक्यूरेटली मूव हो रहा है। लेट्स से कि मैं पर्सपेक्टिव में इस एंगल से देख रहा हूँ, ठीक है, और मुझे नहीं पता कि इसके पीछे या इसके साइड में क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मैं यहाँ से अपने पाइप को देखें मैं मूव करूँगा तो वो हर हर पैनल के अंदर एक साथ अपडेट होगा, या एक साथ उसकी जो भी मूवमेंट है वो मुझे अपडेट हो रही है।
तो ये बेसिकली कॉर्ड लेआउट जो होता है ये आपकी मॉडलिंग में एक्सट्रीमली हेल्पफुल होता है, आपकी एनिमेशन में एक्सट्रीमली हेल्पफुल होता है। इस कॉर्ड लेआउट के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों का हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है रियल टाइम में कि हमारी जो ऑब्जेक्ट प्लेसिंग है वो ठीक हो रही है या नहीं हो रही। लेट्स से कि अगर मैं अगर अपने फ्रंट पे आके इसको कहीं पे प्लेस करना चाहूँ तो हो सकता है कि मैं फ्रंट पे सही प्लेस कर दूँ, लेकिन वो मेरे एक्चुअल टॉप के अंदर कहीं पे इस तरह से प्लेस हो रहा हो, तो वो चीज़ फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हमें इस कॉर्ड लेआउट को एक्टिव रखने का पर्पज़ जो हमें इस कॉर्ड लेआउट को एक्टिव रखने का जो मकसद है वो यही होता है कि आपकी जो प्लेसमेंट है मॉडलिंग के अंदर, या अगर आप कोई सीन डेवलप करना चाह रहे हैं या आप कोई इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे प्रॉप्स हैं इन्वायरमेंट के, या बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, लाइक चेयर है, टेबल है, उस टेबल के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टेशनरी का सामान रखा हुआ है, या आपकी कोई कबर्ड है उसके अंदर बुक शेल्फ्स हैं, या आपकी कोई कबर्ड है उसके अंदर बुक्स हैं, तो वो उन सब की प्लेसमेंट करने के लिए आपको समटाइम्स इन कॉर्ड लेआउट का फ़ायदा होता है और हमें समटाइम उनको यूज़ करना पड़ता है। अगर आप कॉर्ड लेआउट यूज़ कर रहे हैं और आपको किसी भी एक व्यू के अंदर फुल स्क्रीन करना है, या आप चाहते हैं कि मैं जो मेरा टॉप नेगेटिव वाई का जो लेआउट है इसको मैं फुल स्क्रीन करके देखना चाह रहा हूँ, तो जस्ट आप अपने उस कैमरे के ऊपर, जो कैमरा आपने फुल स्क्रीन करना है, आपने उसके ऊपर आके जस्ट एक दफ़ा आपने स्पेस बार की प्रेस करके छोड़नी है, तो आपका जो कैमरा है उस वक्त, या जो आपका टॉप है या फ्रंट है, जो भी आप कैमरा फुल स्क्रीन करना चाह रहे हैं वो आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा। अगेन अगर आपको उसको अपनी कॉर्ड की स्टेट पे वापस लेके जाना है तो आप जस्ट एक दफ़ा स्पेस बार प्रेस करेंगे, तो आपका वही जो लेआउट था इससे पहले, यानी कि फुल स्क्रीन करने से पहले आपका जो लेआउट था, आप उस लेआउट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अगर मैं लेट्स से कि अगर मेरा फ्रंट का ये लेआउट है, मैंने इसको फुल स्क्रीन किया हुआ है, ठीक है, एक दफ़ा स्पेस बार की प्रेस करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इस फ्रंट से साइड पे जाना चाह रहा हूँ तो उसकी भी एक शॉर्ट की है, बगैर आपको कॉर्ड पे शिफ्ट किए आप अपने कैमरे को फ्रंट से साइड या टॉप या पर्सपेक्टिव पे आप स्विच कर सकते हैं, जिसकी शॉर्ट की है। आप अपने हॉटबॉक्स को ओपन करेंगे, स्पेस बार की प्रेस करेंगे, होल्ड रखेंगे उसको, उसके बाद आप माया का जो सेंटर में जो बटन है बड़ा सा, जो आपको रेक्टेंगल बॉक्स नज़र आ रहा है, आप उसको क्लिक एंड होल्ड रखेंगे तो आपके पास ये सारे के सारे कैमरे के ऑर्थोग्राफिक के ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें आपका टॉप है, राइट है, फ्रंट है, और बॉटम भी है, लेफ़्ट भी है, और पर्सपेक्टिव भी है। ठीक है, तो अगर मैं भी इस वक्त फ्रंट पे मौजूद हूँ, तो मैं फ्रंट से अगर टॉप पे जाना चाह रहा हूँ तो मैं टॉप को क्लिक करूँगा तो मैं टॉप पे आ जाऊँगा। इसी तरह से मैं अपने हॉट बॉक्स को ओपन करता हूँ और मैं राइट पे जाता हूँ तो मैं राइट पे आ जाऊँगा। तो इस तरीके से हम इसमें शिफ्ट कर सकते हैं और पर्सपेक्टिव पे वापस भी जा सकते हैं। ये था हमारा एक ओवरव्यू जो कि कैमराज एंड लेआउट पे था। ये था हमारा आज का लेक्चर कैमरा एंड लेआउट के ऊपर।